नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 15 केंद्र सरकार का गठन एवं शक्तियों के पार्ट 2 के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। आप सबने पिछले भाग में पढ़ा था कि संघीय कार्यपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। ये बात मैंने पिछले भाग में बताया था। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम ही संसद है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद व्यवस्थापिका के बाद है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करती है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब संघीय कार्यपालिका के हिस्से माने जाते हैं, जिनका अध्ययन आज हम इस भाग में करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इस लाइन में साफ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। मतलब राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है कि संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और वास्तविक अध्यक्ष है बच्चों प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के नाम से समस्त देश का शासन चलता है। तो संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में आपको देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। ये बात मैंने आपको बता दी क्योंकि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। ये बात अनुच्छेद 53 कहता है। तो ध्यान रखना, भारत का प्रथम नागरिक अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो भी राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र का कार्यपालिका प्रधान, तो भी आपका आंसर क्या होगा? संवैधानिक प्रधान पूछ ले तो भी आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। नाम मात्र का अध्यक्ष पूछ ले तो भी आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं, जिसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधान मंडलों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कौन? राष्ट्रपति।
इसके अलावा अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है बच्चों? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को आधार बनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। होता क्या है बच्चों? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 5 व्यक्ति खड़े हुए, ए बी सी डी ई। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों मतों का मूल्य। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके मतों का मूल्य अलग अलग होता है। और ये कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है और सांसदों के विधायकों के मत का भी मूल्य निकाला जाता है। सांसदों और विधायकों के मतों के मूल्य के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है? जैसे 5 राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके उम्मीदवार के आगे 50 प्रस्तावक और 50 ही क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। तभी उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मिलती है। उसके बाद ABCD जो कि चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको क्या मिलता है? पसंद दी जाती है। जैसे पहली पसंद इसको दी, दूसरी पसंद इसको दी, तीसरी पसंद इसको दी, चौथी पसंद इसको दी, 5वीं पसंद इसको दी। मतलब हर व्यक्ति या हर विधायक या सांसद अपने मतों को पसंद के आधार पर देता है। इसीलिए इस पद्धति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव किया जाता है। इसमें मान लो इसको 30,000 वोट मिले, इसको 20,000 वोट मिले, इसको 28,000 वोट मिले, इसको 25,000 वोट मिले और इसको 27,000 वोट मिले। लेकिन न्यूनतम कोटा चाहिए कि राष्ट्रपति अगर कोई बन रहा है तो उसको 40,000 वोट तो मिलने ही मिलने चाहिए। अब न्यूनतम कोटा किसी भी उम्मीदवार ने प्राप्त नहीं किया तो क्या किया जाता है? न्यूनतम कोटा सबसे पहले निकाला जाता है। दिए गए वैध मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में भाग देने पर जो संख्या आएगी वो न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा अगर नहीं हुआ तो जो सबसे कम जिनको वोट मिले हैं उनकी पसंद को इन चारों में विभाजित कर दिया जाएगा और जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है बच्चों? निर्वाचक मंडल होता है और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या लेते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। ध्यान रखना है इस बात को आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन इस राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें 2 संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है। एक तो दिल्ली और दूसरा है आपका पुडुचेरी। इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी दी जाती है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में हमें देखने को मिलता है और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में हमें देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? महाभियोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में आपको देखने को मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है। तो महाभियोग लगाया जाता है किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। और महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है और ये प्रस्ताव जो है उस पर 1/3 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर के बाद यह सदन में जाता है। सदन में किसी भी सदन में जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? पदच्युत किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही कठिन है और आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही कठिन है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन की सूचना के बाद 1/3 सदस्य इसको संसद भवन में प्रस्तुत करेंगे। 2/3 बहुमत से दोनों सदन पारित कर दे इस बात को, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव पूछे तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर उनका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन शक्ति और संकटकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें, जो सामान्य काल होता है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है उन्हें हम सामान्यकालीन शक्तियां कहते हैं। और सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो ध्यान रखना, संघीय कार्यपालिका का प्रधानी किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ये बात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में आपको देखने को मिलेगी और इस संवैधानिक अध्यक्ष के नाम पर ही समस्त देश का शासन चलता है बच्चों। तो ध्यान रखना, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। तो कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। जितने भी सरकार के निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय ही स्वीकार किए जाते हैं। अब है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखो बच्चों, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र का संवैधानिक अध्यक्ष और भारत को गणराज्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि गण का प्रमुख निर्वाचित होता है। अब ये जो गण का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो बहुत सारी नियुक्ति करता है। जैसे मैं बोलूं, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। मंत्रिपरिषद को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनको भी कौन चुनता है? यही चुनते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो भी सेनाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। जो देखते हैं, राष्ट्रपति भारत सरकार के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सेनाध्यक्षों को चुनने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। SC, ST, OBC, महिला आयोग, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं शासन संचालन संबंधी शक्तियां। तो ध्यान रखना कि शासन को संचालित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन नियम बनाने में राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दोनों सदनों में जो भी नियम बनाए जाते हैं उनमें राष्ट्रपति की हामी होती है। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का कार्य, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। देखो बच्चों, ध्यान रखना है इस बात को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य प्रणाली से संबंधित जो भी नियम हैं, उन नियमों को बनाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। शासन संचालन के नियम भी राष्ट्रपति बनाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, उनके बीच विभागों का वितरण भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अब है वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए क्या करता है? राजदूतों की और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना, विदेशों में राजदूतों को और अपने कूटनीतिक जो प्रतिनिधि भारत की तरफ से भेजे जाते हैं, उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा विदेशों के राजपूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों में संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। विदेशों में संधि व समझौता करना है, राजदूतों को नियुक्त करना है, जो भी भारतीय दूतावास है उनके राजदूतों की नियुक्ति करना है, कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल भेजने हैं, ये सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति भारत की समस्त भारतीय सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। ध्यान रखना इस बात को, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। तो सब भारत का जो सेनापति होता है, प्रधान सेनापति माना जाता है, सैन्य अध्यक्ष जो कहलाता है, वो कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है और भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से युद्ध की घोषणा एवं सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ध्यान रखना इस बात का। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में कुछ भी नियम बनाने हैं तो वो संसद बनाती है, लेकिन संसद में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के विचार विमर्श के बाद ही क्या कर सकता है? युद्ध और शांति के विषय पर कानून बना सकता है। उसके बाद आता है विधायी शक्तियां। आप सबको पता है कि भारतीय संसद जो है कानून बनाती है और संसद का अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का निर्माण ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। अब मान लो संसद ने कोई विधेयक पेश करके
राष्ट्रपति जी के पास में भेज दिया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो उस पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा। अगर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर देगा, लौटा देगा। पुनर्विचार के बाद में अगर दोबारा वो विधेयक आ जाता है तो इस पर उसको अपनी सहमति देनी पड़ती है। इसके अलावा चौथा काम ये कर सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। मान लो कोई विधेयक संसद में पारित हो गया तो राष्ट्रपति जी के पास में आया तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, इसको अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, ना तो हाँ और ना, क्योंकि समय सीमा का निर्धारण हमारे इस भारतीय संविधान में नहीं किया गया है और इसे ही राष्ट्रपति जी का जेबी वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। तो पता चला जेबी वीटो पावर क्या है। तो राष्ट्रपति कानून निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका रखता है। वो कैसे, देखिए, संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति जी को विधायी क्षेत्र में भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, जैसे विदेशी विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र से का प्रशासन से संबंधित क्या करता है, संसद का जो अधिवेशन बुलाता है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद में अपना अभिभाषण जो प्रस्तुत करता है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना है तो ये काम भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। संसद में संदेश भेजने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित ये कार्य करता है, अधिवेशन बुलाता है, अभिभाषण दे सकता है, लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है और संदेश भेज सकता है। तो देखिए, संसद का अधिवेशन बुलाता है, समाप्ति की घोषणा करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ध्यान रखना, अधिवेशन बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है। अब इसके अलावा क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जी अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना क्या देते हैं, भाषण देते हैं और संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य भी करता है। तो अधिवेशन बुला सकता है, अभिभाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। इसके अलावा सामान्य नीति, शासन की जितनी भी सामान्य नीति है उनकी घोषणा करता है अपने भाषणों में संसद के सामने। इसके बाद आता है बच्चों, संसदों सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, पहले बता भी दिया है कि एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 332 के अनुसार लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। लोकसभा के जो ये 2 सदस्य हैं वो कौन से समुदाय के होते हैं, आंग्ल समुदाय के होते हैं, जबकि 12 सदस्य उनको मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या किसी क्षेत्र में क्या की हो, उन्होंने विशेष सेवा की हो। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो किस समुदाय से संबंधित होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं। इसके अलावा विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, ये मैंने अभी आपको बताई भी थी कि संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। ये पहला अधिकार है राष्ट्रपति जी के पास कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। साधारण विधेयक के कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहला तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। दूसरा, संशोधन करने के लिए, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। इसके अलावा लेकिन यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के अथवा बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो दूसरी बार में राष्ट्रपति जी को उस पर क्या देनी पड़ेगी, अपनी स्वीकृति या अपनी सहमति देनी पड़ेगी। इसके अलावा अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में आपको देखने को मिलता है।
ये कहना चाह रहा है कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और देश में कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जो 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह के बाद उसको संसद भवन में प्रस्तुत करना ज़रूरी है। अगर लोकसभा भंग हो रखी हो, तो राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ से पारित करवाया जाता है। अगर अध्यादेश पारित नहीं होता है, तो वह अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहते हैं। 6 सप्ताह बाद उसको पारित करना ही पड़ता है। लेकिन संसद चाहे तो इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेशों को क्या कर सकती है? समाप्त भी कर सकती है। अब है वित्तीय शक्ति। ध्यान रखना, संसद राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक एवं अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, क्योंकि धन विधेयक तभी लोकसभा में आता है जब राष्ट्रपति जी उसको क्या देते हैं? स्वीकृति देते हैं। उसके बाद है बच्चों न्यायिक शक्तियां। आप सबको पता है कि हमने न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली से संबंधित नियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय निर्मित न्यायाधीशों की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है क्षमादान की। इसके अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। ये अधिकार पूरे भारत में केवल राष्ट्रपति जी के पास है। क्या? समाधान करने का पावर। इसके बाद आता है संकटकालीन अधिकार। संकटकालीन अधिकार की अगर हम बात करें, तो संकटकालीन स्थिति पर समस्त देश का शासन राष्ट्रपति के पास आ जाता है। वास्तविक शक्तियां, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है सामान्य काल में, लेकिन जब पूरे भारत में संकट काल की स्थिति होती है, उस समय समस्त देश का प्रशासन राष्ट्रपति जी संभालते हैं और इसे ही हम बोलते हैं आपातकाल की स्थिति। और आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में आपको देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति से संबंधित अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट हो रही है या उसको खतरा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है, जो संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक लागू रहेंगे और संसद की स्वीकृति हो जाने पर संकट काल समाप्त होने तक लागू रख सकता है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, आपने पहले देखा होगा आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया और आंतरिक अशांति की जगह नाम क्या दे दिया? सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया है। तो संकट काल घोषित किया जा सकता है। एक है राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अथवा यह ज्ञात हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस समय राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। और ज्यादातर राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल अपना प्रतिवेदन भेजता है और उस प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जी के द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। एक है वित्तीय संकट, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां अगर
भारत में उत्पन्न हो जाए जिसमें भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वो 2 माह तक चलता है बिना संसद की स्वीकृति के। और वित्तीय संकट की अगर हम बात करें तो आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। उसके बाद आता है बच्चों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें बच्चों, तो उपराष्ट्रपति होगा भारतीय संविधान में, एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में आपको देखने को 63 में आपको देखने को मिलती है। 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। उसके बाद आता है वही निर्वाचन प्रणाली है जो राष्ट्रपति की है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। अब बात करते हैं उम्मीदवार जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु वही है 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आता है पदच्युति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्वेच्छा से वो क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। राज्यसभा, ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा अगर उसको कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कर देती है, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी उसको पारित कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति 2 रूपों में काम करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति कार्य करता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बात ध्यान रखनी है, इसलिए वो मतदान का अधिकारी नहीं होता है, मतदान नहीं करता है। लेकिन अगर समान मत हो रहे हैं तो उस समय निर्णायक मत देने का हकदार होता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपसे आंसर होगा उपराष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में आपको देखने को मिलेगा। परंतु अगर पक्ष और विपक्ष में किसी विषय पर समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अब है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है। तो उपराष्ट्रपति 4 स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उनको पदच्युत कर दिया गया, और राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, उसको दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और उस समय राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्यसभा की जो भी अधिवेशन होते हैं उनको बैठक बुलाने का कार्य या सदन को अनुशासन बनाए रखने का कार्य राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति को उस सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था
और आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा? जिस दल को बहुमत मिलेगा उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तियां दी गई है बच्चों। मंत्री परिषद का निर्माण, देखो बच्चों, मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्री परिषद का निर्माण करना, संचालन करना, उसको बर्खास्त करना, ये सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ध्यान रखना, अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी मंत्री परिषद का गठन करता है और वैधानिक सीमा के अंतर्गत मंत्री परिषद का चयन एवं संख्या का निर्धारण करता है। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। उसके बाद आता है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और विभाग परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री जी रखते हैं। देखो, विभागों का बंटवारा करते हैं स्वयं विवेक के आधार पर, और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। मंत्री परिषद का कार्य संचालन मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जो कार्य सूची में निर्धारित किए गए हैं। तो मंत्री परिषद का कार्य संचालन करना है, उनमें विभागों का बंटवारा करना है, विभागों में परिवर्तन करना है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करनी है, समस्त मंत्री परिषद की जितनी भी कार्यवाही का संचालन करना है वह सब कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। समन्वय करने का कार्य करता है, जिससे समस्त शासन एक इकाई के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। लोकसभा का नेता, आप सबको मैंने बताया कि जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में भी बहुमत दल का नेता होता है। कानून निर्माण में समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत होने के कारण लोकसभा में जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह आसानी से पारित हो जाता है। सभी प्रकार के विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में होने के कारण हमारा वास्तविक नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को परिचित करवाता है। राष्ट्रपति के परामर्श एवं सुझावों को मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है, लोकसभा का नेता होता है, मंत्री परिषद की बैठकों का संचालन करता है। मंत्री परिषद का निर्माण, संचालक और संघारक के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के माध्यम से संपर्क एवं विचार विमर्श किया जा सकता है। फिर है विभिन्न पदों पर नियुक्तियां। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति मंत्रियों को चुनता है, एससी, एसटी, ओबीसी महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को चुनता है, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को चुनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उन सब मामलों में व्यवहारिक रूप में वह किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करता है। इसके अलावा मंत्री परिषद का गठन। अब प्रधानमंत्री के बाद अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो हमारा अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मिलता है। और एक अनुच्छेद और ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, जो कि विधि अधिकारी होता है, जो सरकार को विधि संबंधी क्या देता है? जानकारी देता है, वो महान्यायवादी होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आपको महान्यायवादी का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मंत्री परिषद का कार्यकाल।
मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है। सामान्यतया मंत्रिपरिषद भी अपने पद पर ही बनी रहती है। वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। इन सबको निःशुल्क निवास स्थान, वाहन और सभी सुविधाएं प्राप्त होती है और इन सबको भारत की संचित निधि से क्या मिलता है? वेतन भत्ते मिलते हैं, संचित निधि, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111(3) में आपको देखने को मिलेगा। फिर है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों को मिला करके मंत्री परिषद का निर्माण होता है, लेकिन केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? मंत्रिमंडल का। ज्यादातर जो बैठक होती है वो मंत्रिमंडल की होती है। महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और वो मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहलाते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है और अपने विभागों के प्रधान व प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी ये कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्री को उनके विभाग से संबंधित प्रश्नों के विचार हेतु कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। मतलब कैबिनेट की बैठकों में कई बार राज्य मंत्रियों को अगर वो उस विभाग से संबंधित कोई वार्तालाप हो रहा है तो बुलाया जा सकता है। बाकी मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही शामिल होते हैं। लेकिन किसी विभाग से संबंधित अगर कोई मामला है और वो राज्य मंत्री है तो उस राज्य मंत्री को कैबिनेट की बैठक में बुलाया जा सकता है। उसके बाद उपमंत्री किसी वरिष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। तो देखिए, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करने का कार्य मंत्रिमंडल करता है। इसीलिए मंत्रिमंडल को शासन की आधारशिला माना जाता है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल करता है, इसीलिए इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मंत्रिमंडल को। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल निश्चित करता है कि देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनानी होगी। ये बात देखने का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। इसके अलावा कानून निर्माण पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि जो भी मंत्री, आपको पता है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक दो तरह के विधेयक होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो विधेयक आते हैं लोकसभा या राज्यसभा में वो ज्यादातर मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं और मंत्री जिस रूप में उस विधेयक को प्रस्तुत करते हैं उसी रूप में वो क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। तो कानून बनाने में मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा कानून के कार्य में नेतृत्व किया जाता है। नीति निर्धारण के पश्चात ही कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक को तैयार करते हैं और सदन में प्रस्तावित करते हैं। इसीलिए इनको जो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। आप सब जानते हैं कि संघ सरकार की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से है, परंतु कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी आते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और अपने विभागों का भी संचालन करते हैं और उनके कार्यों की भी देखभाल करते हैं। तो विभागों का संचालन करते हैं, कानून निर्माण पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, समस्त देश की कार्यपालिका शक्ति उनके नियंत्रण में होती है। इसके अलावा वित्तीय कार्य की अगर हम बात करें तो देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिमंडल का होता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रतिवर्ष संसद के सामने देश का संभावित आय व्यय का हिसाब वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट बनाने का कार्य भी इन मंत्रियों के द्वारा या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बजट
मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आते हैं, लेकिन धन विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है वैदेशिक संबंधों का निर्धारण। भारत के वैदेशिक संबंधों का निर्धारण भी मंत्रिमंडल करता है। युद्ध व शांति संबंधी घोषणाएं करता है। इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाए। ये बात मंत्रिमंडल की बैठकों में डिस्कस की जाती है। उसके बाद आता है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को जिन अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्तियां प्रदान की गई है, उनकी नियुक्ति व्यवहारिक रूप से कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो हमारे देश का शासन की जो केंद्रीय धुरी है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को माना जाता है। तो आज हमने संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का गठन, इसके अलावा राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी बातें, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।